हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एससी श्रीवास्तव आज फिर मैं एक नया वीडियो लेक्चर जो अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज़ में है वो लेकर आया हूं। इस अल्टरनेटिंग करंट को आम तौर पे मैंने ये देखा है कि सभी स्टूडेंट जब इसको पढ़ते हैं तो इनको काफ़ी टिपिकल लगता है, इसके न्यूमेरिकल्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये कोशिश किया है कि मैं हर एक वीडियो लेक्चर को बहुत इजी करके आपके सामने रखूं। तो आज उसी कड़ी में मैंने एक सीरीज़ लिया है जिसमें कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने केवल L हो, C हो और R हो, यानी इंडक्टेंस हो केवल, रेजिस्टेंस हो और कैपेसिटर हो, तो ऐसे सर्किट्स का, अल्टरनेटिंग सर्किट का जो मेन पॉइंट्स था उसको हाईलाइट किया। उन्हीं मेन पॉइंट्स के बिहाफ पर अब मैं दो का कॉम्बिनेशन लूँगा, दो डिवाइसेस लूँगा। जैसे आज मैं जो लेने वाला हूँ वो इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों को मैं सीरीज़ में लगाकर अल्टरनेटिंग करंट के साथ या अल्टरनेटिंग सर्किट के साथ इसका रेजिस्टेंस भी फाइंड करूँगा, वोल्टेज भी फाइंड करूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको फेज़ डिफरेंस भी बताऊँगा। तो देखिए LR सर्किट क्या है, थोड़ा एक सिंपल सा सर्किट बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये अल्टरनेटिंग सोर्स लिया हमने और यहाँ ये एक कॉइल है जिसका वोल्टेज VL है और एक रेजिस्टेंस लिया जिसका वोल्टेज VR है, ठीक है। और इन दोनों को एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ V = V0 साइन ओमेगा टी इसके साथ जोड़ दिया हमने। अब मैं यहाँ आपको ये बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका रिजल्टेंट वोल्टेज आप फाइंड करोगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि VL और VR क्या है। तो देखिए, वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस VL है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका VR है। अब ज़रा देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि इंडक्टेंस नहीं है, केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा है, तो आपको पिछले अल्टरनेटिंग सर्किट में ये 100% याद होगा कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में इसका वोल्टेज भी होता है। तो रेजिस्टेंस के नाते जो वोल्टेज होता है वो और जो करंट है ये दोनों सेम फेज में होता है। अब इसी जगह थोड़ी सी बात और ध्यान दीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस ना होता यहाँ और केवल इंडक्टेंस होता तो आपको ध्यान होगा कि उसमें केवल इंडक्टेंस के नाते जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, अग्रगामी होता है। यानी वोल्टेज 90 डिग्री इस तरह से लीड करता है। VL यहाँ देखा आपने। और फिर उसके बाद आप क्या करें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, जिसमें ये VR है और ये आप देख रहे हैं VL है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब सामने वाला भी ये VL के इक्वल होगा और ये VR होगा। इसका ये वोल्टेज एक तरह से रिजल्टेंट वोल्टेज है।
और इस रिजल्टेंट वोल्टेज का आई के साथ जो एंगल होता है उसी को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्यू टू इंडक्टेंस या इंडक्टर कह लीजिए लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आगे होगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू रूट ओवर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इसलिए कि ये VR है, ये VL है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम V की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इसका रिजल्टेंट वोल्टेज चाहिए तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता है कि VL इक्वल टू होता है I इंटू XL, वेयर XL इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे मैंने आपको पीछे बताया है। इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। अब जरा देखिए VR क्या है, I इंटू R के इक्वल है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा V इक्वल टू I स्क्वायर XL स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर ले लीजिए कॉमन और इसको इस साइड में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा रूट ओवर XL का स्क्वायर R स्क्वायर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहीं से V अपान I आप देखिए क्या है, V अपान क्या I क्या है, V अपान I रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो एक नए नाम से लेते हैं, इसको Z बोला जाता है। Z इज इक्वल टू रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वेयर Z इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कह लीजिए या इसको कहते हैं प्रतिबाधा। तो आपने देखा कि ये इम्पीडेंस भी आपको एक तरह से मिल गया। इस इम्पीडेंस को आप ऐसे भी ले सकते हो, और फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था XL इक्वल टू ओमेगा L होता है। तो अगर आप चाहें तो इसी को दूसरे तरीके से, यानी ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये आपको Z की वैल्यू मिल गई। अब आइए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये था, सेकंड पॉइंट ये है। अब थर्ड पॉइंट इसका आता है फेज डिफरेंस क्या होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा, देखिए फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको tan फाई की वैल्यू पता करनी होगी। तो देखिए tan फाई क्या है, ये है फाई, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो यहाँ से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि VL ये हो गया और VR ये हो गया। तो इस तरह से
आई इंटू एक्सएल अपॉन आई इंटू आर आ गया। अब आई से आई कैंसिल कर दो और एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल यहाँ ले लीजिए, तो मिल जाएगा tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। यानी फेज डिफरेंस क्या होगा वो आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। तो मेनली जो हम लोग किसी भी सर्किट में हाईलाइट करेंगे वो आपको बता दूं कि रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा ये, उसके बाद इम्पीडेंस क्या होगा यानी ये फार्मूला या ये, और तीसरे नंबर पर फेज डिफरेंस। उस एलआर सर्किट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा। जो फार्मूले आपने यहाँ एलआर सर्किट में पढ़े थे वो ये हैं। एक प्रॉब्लम मैं छोटी सी लेता हूँ और वो प्रॉब्लम है L इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.1 हेनरी, रेजिस्टेंस 30 ओम है और जिस वोल्टेज पर ये अल्टरनेटिंग सर्किट है वो V इक्वल टू 10 sin 400t है। यहाँ हमें एक्सएल फाइंड करना है, Z फाइंड करना है, आई नॉट यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट और फाई। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ अगर आपको सॉल्व करनी या निकालनी आ गई तो 100% है कि आपको ये पूरा सर्किट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे आप फाइंड करोगे। आपको मैंने बताया कि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। और यहाँ V इक्वल टू 10 sin 400t दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ना 400t, सॉरी 100t। अब अगर इसे कंपेयर किया जाए तो V नॉट 10 वोल्ट हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू 400 रेडियन पर सेकेंड। अब अगर एक्सेल को फाइंड करना है यानी फर्स्ट पार्ट, तो एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है 400 L.1, तो ये हो जाएगा 40 ओम, यानी एक्सेल इक्वल टू 40 ओम आ गया। इस तरह से सेकेंड पार्ट कैसे आप फाइंड करोगे। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं Z इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू 40 आपको पता है, आर यहाँ पे दिया हुआ है 30 ओम। तो अब क्या करेंगे आप, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, तो ये मिल जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी Z इक्वल टू 50 ओम। आसानी से निकल आया। इसी तरह से थर्ड पार्ट के लिए बहुत आसान है, पीक वैल्यू निकालनी है तो हमें पीक वैल्यू वोल्टेज की पता होनी चाहिए और पूरा रेजिस्टेंस पता होना चाहिए जिसको कि इम्पीडेंस बोलते हैं। तो देखा आपने V नॉट की वैल्यू 10 है और ये 50 है, तो इसका मतलब 0.2 एम्पियर हो जाएगा। अब आइए फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है, फाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फाई इक्वल टू ये दे रखा है, क्या है, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, या tan इनवर्स ओमेगा एल यानी एक्सएल, और ये है 40, आर की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ tan इनवर्स 4/3, यानी ये लगभग जो है
53 डिग्री के आता है। तो आपने क्या देखा कि इसमें जितने भी फार्मूले मैंने बताए वो सारे फार्मूले आपके इस प्रॉब्लम में यूज़ हो गया। एक और भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कोई एक अल्टरनेटिंग सर्किट है और उस अल्टरनेटिंग सर्किट में एक लैंप लगा हुआ है इस तरह से। उस लैंप का जो वोल्टेज है वो 20 है और 5 वाट का है ये, ठीक है। कह रहा है कि अगर मेन सोर्स का 200 वोल्ट हो पोटेंशियल और 50 हर्ट्ज़ हो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो बताना ये है कि इसके सीरीज़ में कितने इंडक्टेंस का कॉइल लगा दिया जाए, यानी L की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि ये भी एक तरह से देखा जाए तो रेजिस्टेंस निकालेगा, जो कि आपने पढ़ा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पहले हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है और फिर उसके बाद L की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आप क्या करें, P = V² से इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। तो रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करोगे तो V²/P, यानी V की वैल्यू 20 है तो 400/5 हो जाएगा। तो यानी ये आ जाएगा 80। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हो गई 80 ओम। इसके बाद इसमें करंट भी फाइंड करनी पड़ेगी कि कितनी करंट ये बियर कर सकता है। तो देखिए P = VI के अकॉर्डिंग इसको हम लोग I0 भी ले सकते हैं। तो I = P/V या 5/V की वैल्यू कितनी दी है 20 वोल्ट। तो ये आ जाएगा P = 0.25। तो सॉरी I = आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट इससे होकर के जाएगी। अब मुझे ये पता करना है कि अगर टोटल करंट ये है तो टोटल इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं मान के चलूँ कि सीरीज़ में मैंने एक इंडक्टर लगा दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इससे इसका रिएक्टेंस है XL, तो इससे Z की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। और वो Z की वैल्यू क्या होगी XL² + R²। तो Z = क्या होगा, ये R है एक तरह से, तो कह सकते हैं R = V/I। अब V/I में V की वैल्यू मेन सोर्स का 200 दे रखा है। कितना है 200। I की वैल्यू 0.25 है और यहाँ पर XL नहीं पता है, लेकिन R की वैल्यू 80 हम लोगों ने फाइंड कर ली है। 80 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 0 कर दीजिए और ये आ रहा है 800। इसका मतलब अगर XL² निकाला जाए तो क्या होना चाहिए, तो देखो XL² = 800 का स्क्वायर -80², या XL का रूट ले लें। तो देखिए इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो XL = आएगा 796 ओम। अब ये रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। इसका मतलब इसके सीरीज में इतना अगर रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो 200 वोल्ट पे चला भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर इसके खाली बल्ब होता तो इतना वोल्टेज, ये 20 वोल्ट है
200 वोल्ट को ये बियर नहीं कर पाता, जल जाता। तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस लगाया उसका रेजिस्टेंस 796 आया, 796। अब देखिए ये आपको पता है ओमेगा एल इज़ इक्वल टू हो जाएगा 796, या एल इज़ इक्वल टू अगर फाइंड करें तो 796 अपॉन ओमेगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ, और सारी वैल्यूज़ को आप इस तरह से 3.14 इंटू एफ़ की वैल्यू 50 हर्ट्ज शायद दे रखा है यहाँ, तो ये 50 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो 2.53 हेनरी के लगभग आता है। इसका मतलब इतना इसका इंडक्टेंस हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 2.53 तो निकल आएगा। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से आया होगा समझ में कि किस तरीके से हम इसके सीरीज़ में लगाकर इस बल्ब को बचा सकते हैं, इस लैंप को बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एलआर सर्किट समझ में ही नहीं आया होगा, बल्कि अच्छी तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ समझ में आया होगा। और अगर ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, ढेर सारे लोगों में शेयर करें, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।